नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम एक मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव चला रहे हैं। इस मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव 50 डेज के लिए होगा और हम चाहते हैं कि प्रीलिम्स के साथ साथ आप एटलीस्ट हर दिन एक आंसर की प्रैक्टिस करें सो दैट आपका मेंस आंसर राइटिंग का टच छूटे ना। तो इसी प्रयास में मैं, सोनप्रिया मैम और किंजल सर हर रोज़ अल्टरनेटिवली आपकी क्लासेस लेते हैं सो दैट आप डेली बेसिस पे के ऊपर एक मेंस आंसर राइटिंग करें। ओके, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटी का नंबर आया है और इस पॉलिटी के सेशन में 2020 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने अपने 2020 के मेंस में पूछा था और ये क्वेश्चन जिस टॉपिक में से पूछा गया, ये टॉपिक हमारे सिलेबस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज फेडरलिज्म आप सभी को पता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। और अगर आप यूपीएससी के मेंस के पेपर्स को एनालाइज करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आप ये जानोगे कि फेडरलिज्म इस थीम के ऊपर यूपीएससी ने बार बार सवाल पूछे हैं। उसी बेसिस पे हमने ये सवाल को उठाया है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ फार डू यू थिंक दैट कोऑपरेशन, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. अब ये क्वेश्चन आया था आपको 10 मार्क्स के लिए, सो ऑब्वियसली आपको इसको 150 वर्ड्स में लिखना है। ओके, सो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको क्वेश्चन में से टॉपिक और कीवर्ड को देखना है और टॉपिक के ऊपर आपको फिर इंट्रोडक्शन लिखना है और कीवर्ड के ऊपर आपको मेन बॉडी लिखनी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक आउट योर पेन एंड पेपर्स, रीड द क्वेश्चन, थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर। आपके पास 10 मिनट है। मैं अभी इसका टाइमर शुरू कर रहा हूँ। सो द टाइमर हैज स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट।
Last 1 minute left, guys. Okay, fine. Everyone will keep their pens down. It's time up. Okay. It is time up. Fine. ठीक है, चलो. So now let us try to analyze दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फेडरलिज्म के ऊपर हमेशा यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है, भले ही फिर वो अलग अलग वेज में पूछा गया होगा, पर फेडरलिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो नाउ इफ आई वांट, लेट मी टेक द पेन. ओके, क्वेश्चन को वापस एक बार पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ फार डू यू थिंक दैट कोऑपरेशन, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India. तो आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि कंपटीशन, कोऑपरेशन और कन्फ्रंटेशन की वजह से इंडियन फेडरलिज्म कैसे शेप हुआ है. राइट, सो नाउ अगेन विल स्टार्ट विद द बेसिक्स. बेसिक्स क्या था हमारा? हम टॉपिक को ढूंढेंगे. ऑब्वियसली अब ये टॉपिक तो आपको हो गया. द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फेडरेशन. ओके, कीवर्ड क्या है कि हाउ फार दिस इज, हाउ इज द कीवर्ड, मतलब आपको बताना है कि फेडरेशन कब कितना स्ट्रेंथन हुआ है बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन. ठीक है, तो बेसिकली अब ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो? आपको कीवर्ड पता है तो आप कीवर्ड को या तो डिफाइन करो. ओके, यू कैन राइट अ वेरी वेरी गुड डेफिनेशन. और अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में कोई आपको न्यूज़ आई होगी विद रिस्पेक्ट टू फेडरेशन, आप उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर आप फेडरेशन का हिस्टोरिकल कंटेंट बता सकते हो. राइट, व्हाट आई वुड गो बेस्ट इज कि मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि फेडरेशन का मतलब क्या होता है, विच इज आई वुड रादर टेल द एग्जामिनर कि हाउ डू यू डिफाइन फेडरेशन. ओके, सो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन टॉक्स अबाउट. मैंने डेफिनेशन में एग्जामिनर को ये बताया है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है. राइट, सो फेडरल गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट wherein the powers of the state are divided at various levels of government. Okay, जैसे कि हमने हमारे स्टैटिक क्लासेस में भी ये चीज़ को बहुत बार देखा है कि फेडरलिज्म का मतलब डिवीजन ऑफ पावर एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इसको आप फेडरलिज्म कहते हो. वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है. सिंपल भाषा में एग्जामिनर को समझाया, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बिकॉज कहा जाता है कि सिंप्लिसिटी इज अ ट्रेडमार्क ऑफ अ जीनियस. तो जितनी चीज़ें आप सिंपल रखोगे उतना आगे वाले को समझने में भी आसानी होगी. इंडिया इज सेड टू हैव अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर as the balance of power is more tilted towards the center. तो हमने ये भी बताया कि इंडिया का प्योर ट्रूली फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है जैसे यूएसए का है. यूएसए को हम ट्रूली फेडरल कहते हैं. राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वी से दैट दिस पर्टिकुलर कंट्री इज अ ट्रूली फेडरल कंट्री. राइट, है ना?
बिकॉज दैट कंप्लीट इक्वल डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। बट अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ट्रूली फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। कैनेडियन फेडरेशन के ऊपर मोस्टली हमारा फेडरेशन मॉडल किया गया है, वेर इन द टिल्ट ऑफ पावर इज टूवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में है। कैसे आपको समझ में आता है? तो अगर मैं 7th शेड्यूल की बात करूँ तो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे पास 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। तो लिस्ट 1 में लगभग मेरे पास 100 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। पर लिस्ट 2 में मेरे पास कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली 62, राइट। ओके, सो देयरफॉर हमें ये समझ में आता है कि द टिल्ट ऑफ पावर इज टूवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर मैं इतना एग्जामिनर को लिख के बता सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं बता सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास वर्ड्स का लिमिटेशन है, मुझे मेन बॉडी भी तो आंसर करनी है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक लाइन में एग्जामिनर को बताया कि इंडिया में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज द बैलेंस ऑफ पावर इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और सिर्फ एक एग्जामिनर में एक डायग्राम के थ्रू मैंने एग्जामिनर को ये बताया है कि पावर ऑफ द स्टेट डिवाइड किया गया उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, उस फिगर का नाम दिया मैंने फेडरलिज्म, राइट। सिंपल। ओके, दिस मेक्स माय इंट्रोडक्शन। ओके, अब बिकॉज माय इंट्रोडक्शन इज मेड, इस क्वेश्चन में 3 वर्ड्स है जो फेडरलिज्म के वेरियस एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। वो वर्ड्स कौन से? वो वर्ड है कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन और कन्फ्रंटेशन। तो आपको एग्जामिनर को समझाना है कि कोऑपरेशन की वजह से इंडियन फेडरलिज्म में क्या प्रोग्रेस हुआ है, कंपटीशन की वजह से क्या प्रोग्रेस हुआ है और कन्फ्रंटेशन की वजह से क्या प्रोग्रेस हुआ है, राइट। सो यू हैव टू एनालाइज ऑल द 3 पैरामीटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक बार हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हम मेन बॉडी में आते हैं। मेन बॉडी में हमने क्या लिखा है? सिंस इंडिपेंडेंस द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फेडरलिज्म हैज बीन टेस्टेड अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। मतलब हमने इंडियन फेडरलिज्म को अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अंदर टेस्ट किया। जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 1975 में, तब फेडरलिज्म में क्या असर हुआ, राइट। सो वी हैव टेस्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ फेडरलिज्म अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस, और इन सर्कमस्टांसेस को नीचे मेंशन किया गया है। दीज सर्कमस्टांसेस हैव बीन मेंशन्ड एज बिलो। ओके, फर्स्ट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि ऐसे इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे क्या चीज़ें हुई है जिसमें हमें लगता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और बड़ा है और स्ट्रांग हुआ है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन और ज़्यादा बड़ा है। नाउ एग्जाम में हमने क्वेश्चन ने हमें रीसेंट एग्जाम्पल्स के बारे में बोलने को कहा है, तो इसलिए विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू वेरी वेरी रीसेंट एग्जाम्पल्स ओनली। ओके, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या? कि सेंटर और स्टेट जो है एक साथ काम करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल फॉर पब्लिक वेलफेयर। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम्पल आप नीति आयोग का ले लो, राइट। नीति आयोग का एग्जाम्पल, जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में बहुत अच्छे से कोऑपरेशन हो रहा है। कैसे आपको समझ में आ रहा है? प्लानिंग कमीशन जो बॉडी थी, राइट, प्लानिंग कमीशन जो बॉडी थी उसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, पर नीति आयोग में ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर अ पार्ट ऑफ द नीति आयोग, राइट। तो अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, अगर कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी हो, तो इवन दे आर कंसल्टेड। तो इसके लिए कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। वैसे ही अगर मैं जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करूँ, राइट, जीएसटी काउंसिल, दोनों बहुत रिसेंट एग्जांपल्स हैं। जीएसटी काउंसिल्स की मैं अगर बात करूँ तो जीएसटी काउंसिल्स में भी हर स्टेट को इक्वल वोट दिया गया है और जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स को भी पार्टिसिपेट कराया गया है। तो वापस जीएसटी के रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजंस लेने हो, टैक्स रेट चेंज करने में अगर कोई भी डिसीजंस लेने हो, तो वापस दोनों सेंटर और स्टेट मिलके काम कर रहे हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स हमें ये दर्शाते हैं कि इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, राइट। दिस इज फर्स्ट इंस्टेंस। सेकेंड इंस्टेंस क्या है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहाँ देखने को मिलता है? कॉम्पिटिटिव मतलब स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन हो रही है। अभी आपको पता होगा कॉम्पिटिशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव करते हो। मतलब अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो आप अपने खुद में कभी भी इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करोगे। बट बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन, हर स्टेट स्ट्राइव करता है कि मुझे बेस्ट होना है। वही चीज़ हमने फेडरलिज्म में भी लाई है। बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन वेरियस स्टेट्स आपस में compete कर रहे हैं टू अचीव द बेस्ट पाने के लिए, या फिर बहुत अच्छी चीज़ पाने के लिए, या फिर अच्छी रैंकिंग पाने के लिए स्टेट्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को और बढ़ावा दिया गया है। एग्जाम्पल इसके देने हो तो मैं क्या दे सकता हूँ? एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स वापस
नीति आयोग रिलीजेस दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। इस इंडेक्स में स्टेट्स को रैंक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो 17 एसडीजीज में से कितने एसडीजीज को वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक इंडिया को 17 डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में नीति आयोग ने क्या किया है, स्टेट्स के बीच में कंपटीशन लगाई है कि कौन सा स्टेट फ्रंट रनर है इन एसडीजीज को अचीव करने के लिए, राइट। तो वापस एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो होता है दैट इज प्रमोटिंग नथिंग बट योर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वापस नीति आयोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जहां पर जो 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 110, उन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में कंपटीशन लगाया जा रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बन के उभरेगा। सो एवरी डिस्ट्रिक्ट इज कंपीटिंग अमॉन्ग्स दी विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स टू इम्प्रूव देमसेल्व्स ऑन पैरामीटर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन। हर पैरामीटर पे ये डिस्ट्रिक्ट इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, वैसे ही स्वच्छ भारत रैंकिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्टेट्स को एक बूस्ट दे रहे हैं कि आप compete करो, आप देखो कि आप रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको और इंप्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है। ऑल दीज थिंग्स आर अंडर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ओके। एंड लास्ट में यू हैव कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। अब कन्फ्रंटेशनल क्या होता है, कन्फ्रंटेशनल मतलब जहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में थोड़ा सा झगड़ा होने की संभावना है या फिर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, उसे आप कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म कहते हैं। अब कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म के बहुत एग्जाम्पल्स हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फार्म एक्ट्स का एग्जाम्पल, राइट। फार्म एक्ट्स भले ही गवर्नमेंट ने उसको बाद में उनको वापस ले लिया, पर 2020 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस पॉइंट वाज वेरी वेरी रेलिवेंट। फार्म एक्ट्स, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट सब्जेक्ट पे आके लॉ बना दिया था। तो ये क्या है, कन्फ्रंटेशन का एग्जाम्पल, जहाँ पर फाइट हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में घुसकर उनका पावर लेके उनके ही सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना रही है। तो ये क्या हुआ, कन्फ्रंटेशन का एग्जांपल। इसके बाद रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, राइट। इट वाज अ वेरी वेरी गुड स्टेप, नो डाउट अबाउट इट, बट अगेन पार्लियामेंट ने यूनिलैटरली वो डिसीजन लिया है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, क्या उसको कंसल्ट किया गया? नहीं। पार्लियामेंट ने डायरेक्टली एक बिल पास किया इन द पार्लियामेंट एंड दैट स्पेशल स्टेटस वाज रिमूव। तो अगेन दिस इज द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, राइट। इसके बाद आपने ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दैट इज अबाउट द गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, राइट। तो गवर्नर जिस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं स्टेट्स में, राइट, गवर्नर जिस तरीके का रोल प्ले कर रहे स्टेट्स में, वो बहुत ही इट इज़ अ वेरी वेरी इट इज़ अ पार्टीसन रोल, मतलब वो न्यूट्रलिटी की तरह एक्ट नहीं करे। आपको पता होगा महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटका में बहुत बार ऐसा हुआ है कि गवर्नर बहुत ही, या केरला में आप एग्जांपल ले लो, राइट। इन स्टेट्स में गवर्नर जो है उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि गवर्नर एक न्यूट्रल बॉडी नहीं है, बल्कि वो सेंटर के निर्देशों के ऊपर या सेंटर के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए गवर्नर वैसा स्टेप ले रहे हैं, राइट। सो गवर्नर का जो रोल होता है, दैट रोल इज टू स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म या फिर स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर एक थ्रेड की तरह एक्ट कर रहे हैं जो सेंटर और स्टेट को जोड़ के रखा है, परंतु गवर्नर जब अपने पावर्स का मिसयूज करके सेंटर का प्रोपोगेंडा स्टेट लेवल पे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त भी सेंटर और स्टेट के बीच में थोड़ा सा टकराव होने की संभावना होती है। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव रिटन इन द थर्ड पॉइंट, विच इज द पार्टीसन रोल प्लेड बाय द गवर्नर, राइट। सो पार्टीसन रोल प्लेड बाय द गवर्नर। जम्मू एंड कश्मीर का यूनिलैटरल रिवोकेशन, यूनिलैटरल क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज वॉज द, अगर आप किसी भी स्टेट के रिलेटेड कोई कदम उठा रहे हो तो यू शुड एटलीस्ट कंसल्ट द स्टेट, ओके। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर का रिवोकेशन एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा कदम था, बहुत ही अच्छा स्टेप था, पर फिर भी। एंड फाइनली द फार्म एक्ट्स वाला थिंग, ओके। सो इन दीज थ्री कंडीशंस, ये तीन एग्जांपल्स में हमें ये देखने को मिलता है कि कन्फ्रंटेशन कहीं ना कहीं हो रही है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, राइट। तो अभी अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ वापस एक बार, तो कोऑपरेशन के बारे में मैंने बताया, उसके एग्जांपल्स दिए, कंपटीशन के बारे में मैंने बताया, उसके एग्जांपल्स दिए, एंड लास्टली आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कन्फ्रंटेशन एंड आई हैव गिवन द एग्जांपल्स फॉर इट, राइट। सो इस तरीके से मैंने एग्जामिनर को एग्जांपल्स देके बताया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, कैसे हुआ एग्जांपल्स के साथ, कॉम्पिटिटिव में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, कैसे हुआ एग्जांपल्स के साथ, कन्फ्रंटेशन कहाँ कहाँ हुई है, राइट। अब
इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि इट कैन बी सेड दैट इंडियन फेडरलिज्म हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम। मतलब अगर झगड़े भी हो रहे हैं तो फिर भी उन्हें सॉल्व किया गया है, उन्हें संभाला गया है, कंपटीशन भी बहुत हेल्दी कंपटीशन हो रही है। हावेवर अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो आप अपने कंक्लूजन में इसका यूज़ कर सकते हो। कंक्लूजन में आप एसआर बोमे केस के बारे में बात कर सकते हो, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्टेट का इंडिपेंडेंस हम सेंटर ने कभी भी छीनना नहीं चाहिए। स्टेट एक ऑटोनॉमस एंटिटी है और उनको जो पावर्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो पावर्स को एक्सरसाइज करने में उन्हें सेंटर ने उसके बीच में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा एसआर बोमे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वही चीज़ हमने कंक्लूजन में लिखी है, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट स्टेट्स फंक्शन एज ऑटोनॉमस यूनिट्स इन देयर स्फीयर ऑफ जुरिसडिक्शन ग्रांटेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो वापस हमने यहाँ पे ये बात की है कि हाँ, भले ही फेडरलिज्म है, क्वासी फेडरलिज्म है, इन कन्फ्रंटेशन, कोऑपरेशन और कंपटीशन की वजह से ये फेडरलिज्म और ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पर हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सेंटर अपनी सीमा में रहे, सेंटर अपनी सीमा का उल्लंघन करके स्टेट्स की पावर अपने पास खींच के ना ले। राइट, दैट इज व्हाट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वाज एंड दिस इज हाउ वी हैव ट्राइड टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोवाइडेड कि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें जो रीसेंट एग्जांपल्स के बारे में बात की थी, ये रीसेंट एग्जांपल्स आप न्यूज़पेपर्स में, आपके डेली करंट अफेयर्स में इन रीसेंट एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते रहते हो, बट द पॉइंट इज़ कि हम उसको कितना अप्लाई करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन। आई होप सबने क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा, जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। ओके, एंड नाउ आई टॉक समथिंग अबाउट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। व्हाट इज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग? जब भी दोस्तों आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सही गाइडेंस मिले, बिकॉज अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो इट माइट बी द केस कि जहाँ पे आपको 1 साल लगे एग्जाम क्लियर करने के लिए, वहाँ पे आपके बहुत सारे साल वेस्ट हो जाए। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए और ये भी इंश्योर करने के लिए कि आपका एजुकेशन बहुत ही अफोर्डेबल हो, टेक्स्ट बुक ने सुपर कोचिंग लॉन्च किया है। अब ये सुपर कोचिंग है क्या? सुपर कोचिंग हमको वैरायटी प्रोवाइड करते हैं घर बैठे बैठे, विच मीन्स आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है। वो कैसे मिलता है मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे ही आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, आपको हम 30+ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं एंड दीज 30+ कोर्सेज आर गिवन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। और इन 30+ कोर्सेज को हमने सेग्रीगेट किया इनटू जीएस कोर्सेज, जिसमें 6 वीडियोज़ हैं, 6 कोर्सेज है, सॉरी, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज जिसमें 7 कोर्सेज है। देन वी हैव ऑप्शनल कोर्सेज जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, जैसे सोशो, पब एड, हिस्ट्री, पीएसएड, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है ऑप्शनल कोर्सेज में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीसैट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है सिंस 2019, उस पेपर को भी हमने यहाँ पे कवर किया है। राइट, सो वी हैव डन अ होलिस्टिक डिवीजन ऑफ द वीडियो कोर्सेज, जहाँ से आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऑप्शंस का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो सके। इसके अलावा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस दे रहे हैं। वी आर गिविंग यू मॉक टेस्ट, वी आर गिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वी आर गिविंग यू स्टडी नोट्स। ओके, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो मैंने कहा कि आपको घर बैठे बैठे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के साथ इंडिया के रिनाउंड फैकल्टीज़ जैसे श्री राम सर हो गए या फिर सलामुद्दीन अंसारी सर हो गए, इन जैसे दिग्गज हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और आप इनके लाइव वीडियो कोर्सेज को भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक की जो इन हाउस फैकल्टीज़ की जो टीम है, ये टीम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करके देती है, जिसमें ये सारे फैकल्टीज़ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये डेली बेसिस के ऊपर आपकी क्लासेस लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करता हूँ, तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओगे जहाँ पर आप जीएस प्लस ऑप्शंस का कोर्स लोगे, वो लगभग 2 या 2.5 लाख से ऊपर ही जाएगा आजकल। और वही अगर आप ऑफलाइन कोचिंग्स में जाते हो तो जीएस प्लस ऑप्शंस की फीस 50,000 से भी ज़्यादा है। पर वही चीज़ अगर मैं बात करूँ अबाउट सुपर कोचिंग, तो सुपर कोचिंग आपको जीएस कोर्सेज विच इज़ इंटीग्रेटेड फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस, प्लस उसके साथ आपको ऑप्शनल कोर्सेज दे रहे हैं, उसके साथ आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है, स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुपर कोचिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 39,999 रुपीज़ में दे रहा है। पर आपको ये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं पे करना आपको? क्योंकि पेमेंट के वक्त आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, जो है मेरा नाम आकाश, AAKASH, ये मेरा नाम है, विच इज़ माई कूपन कोड। अगर पेमेंट करते वक्त आपने ये कूपन कोड यूज़ किया तो आपको इंस्टेंट 25% डिस्काउंट मिलेगा, विच मीन्स आपको 39,999 नहीं पे करना, आपको 29,999 रुपीज़ पे करने हैं और आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हो।
राइट। सो दिस वॉज अबाउट टुडे सेशन दोस्तों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो डू हिट द like button if you have really enjoyed the video. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.